हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। देखिए जी, हमारा जो चल रहा है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसकी सीरीज चल रही है ना, पेपर 1 सभी सब्जेक्ट्स के लिए। और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्या सर, ये जो सीरीज है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 का है, उसकी एक क्लास करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग और फेजेस ऑफ टीचिंग। भाई साहब, टीचिंग क्या सर? टीचिंग का मतलब सीधा सीधी जब एक शिक्षक अपने स्किल्स या क्वालिफिकेशन के बेस पर या स्किल्स और नॉलेज के बेस पर लर्नर्स के बिहेवियर में बदलाव लाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सर तो टीचिंग के लेवल क्या। अब देखो, लोगों ने क्या है ना, पूरी होल टीचिंग को डिसाइड करा। जैसे बच्चे शुरू कहां से करते हैं और अंत कहां तक, और टीचिंग का अंत तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक दायरा माना गया कि भैया यहां तक अंत हो सकता है। अब उस फेज को, वो टोटल लेवल्स को उन्होंने ना 3 लेवल में डिवाइड करके रखा है। किन्होंने? तो भैया बड़े बड़े महान लोगों ने, अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग लोगों ने जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, देखा, समझा, और उन्होंने बताया कि भैया टीचिंग के 3 लेवल हो सकते हैं। कौन कौन सा सर? एक वो लेवल हो सकता है जब बच्चे एकदम उनको कुछ भी नहीं आता हो, जब टीचर उसको जो कहे बच्चा उसको वो मान ले। जब टीचर कहे बोलो ए फॉर एप्पल, बच्चा बोले ए फॉर एप्पल। दूसरा लेवल वो हो सकता है जब टीचर और बच्चे के बीच में एक तीखी बहस हो। तीखी बहस कैसे? मारपीट वाली नहीं, एक कॉन्सेप्ट को लेकर, एक क्लैरिटी को लेकर कि भैया आपने सर ये पढ़ाया, ठीक, इसका क्या मतलब होता है सर? फिर बताएंगे बच्चा ये मतलब होता है, बच्चा फिर उनसे सवाल करेगा। तो दूसरा ये फेज हो गया। जब हम लोग क्लास 8 से 12 के बीच में होते हैं तो उस समय हमारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट होती है, तो हम वहां सवाल जवाब बहुत करते हैं। इसको हम लोग दूसरा लेवल मान लें। और तीसरा लेवल एक ऐसा मान लें जब हमें टीचर सपोर्ट करना बहुत कम कर देता है, वो सिर्फ सपोर्ट करते हैं और भी कोई चीज में सारा काम हमें खुद करना पड़ता है ना। उस समय सिर्फ टीचर क्या करेंगे? गाइड करेंगे। वो तीसरा लेवल होता है। तो भैया ये कौन कौन से लेवल हैं, कैसे इस लेवल को डिफाइन करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, है ना, आइए इसको समझते हैं। और भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं, इससे क्वेश्चंस पक्का पूछे जाते हैं, तो इस बात का श्योरिटी मत लेना, मतलब इस बात का ये मत लेना कि भैया नहीं पूछा जाएगा। इससे एक सवाल पूछा ही जाएगा, ये 100% श्योर रहो। ठीक है, चलो तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलें क्लास में। सर बिल्कुल चलते हैं, लेट क्यों करेंगे, नहीं, चलो आ जाओ। अब देखो, बात करें कि भैया सर ये पीडीएफ वगैरह जो है वो आप कहाँ डाल देते हैं। देखिए ये है टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, कॉमर्स वाला भैया बाय NWB। वहां पे सारा इंफॉर्मेशन भी मिलेगा और पीडीएफ में डाल दिया करूंगा। ठीक है, चलो। और 18 अप्रैल का इंतजार करना, 18 अप्रैल को कुछ नया मिलने वाला है, बहुत बड़ा मिलने वाला है। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको हर स्टेट के लिए जो एग्जाम है कॉमर्स की, उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, प्लस पेपर 1 की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट चलें। आइए सर, टीचिंग एंड लर्निंग क्या बोला? टीचिंग सॉरी लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब देखो, लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या बोल रहा है, कह रहा है टीचिंग और लर्निंग क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मतलब टीचिंग के बिना लर्निंग नहीं, लर्निंग के बिना टीचिंग नहीं, ये भी बात है। इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है और इंटर डिपेंडेंट भी है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कैसे? अगर टीचर पढ़ाएगा नहीं, बच्चा पढ़ेंगे कैसे? बच्चा पढ़ेगा नहीं, टीचर पढ़ाएगा किसको, है ना, ये वाला बात हो गया। तो टीचिंग कह रहा है टीचिंग अफेक्ट्स लर्निंग डायरेक्टली। टीचिंग क्या करता है? अफेक्ट करता है लर्निंग को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, बोथ, दोनों तरीके से करता है। ऑल लर्निंग इज आउटकम ऑफ टीचिंग। जितनी भी कुछ चीजें आप सीख रहे हैं, देखो टीचिंग का ये मतलब कतई नहीं है कि टीचर जो सिखाए वही हम उस बात को सीखें, कभी नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता है। टीचिंग का मतलब है कि कोई भी एक इंसान से आप सीख सकते हैं, है ना। टीचर सिखाए वो तो बेस्ट है, इसके अलावा अगर आप कहीं से कुछ भी सीख रहे हैं तो भी वो आउटकम क्या है? टीचिंग का ही है, शिक्षा का ही है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, इफ वी डिसरिगार्ड द सेल्फ एफर्ट ऑफ लर्नर्स, लर्निंग एंड इट्स एक्सटेंट विल डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ टीचिंग ऑफ टीचर। क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है अगर हम डिसरिगार्ड करेंगे किसका? सेल्फ एफर्ट्स ऑफ लर्नर का, लर्नर के सेल्फ एफर्ट्स का जो वो खुद लगाते हैं, है ना। लर्नर कौन? स्टूडेंट, स्टूडेंट के सेल्फ एफर्ट्स का, लर्निंग का और उसके एक्सटेंट का, जो इट विल डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ टीचिंग ऑफ द टीचर। ये बात बिल्कुल सही है। ओनली गुड टीचर रिजल्ट्स इन गुड लर्निंग। एक अच्छा शिक्षक ही एक अच्छा लर्निंग दे सकता है। कह रहा व्हाट टीचर वांट्स टू मेक हिज स्टूडेंट्स डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग।
अब टीचर क्या बनाना चाहता है स्टूडेंट को, ये डिपेंड किस पे करता है, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग के उद्देश्य पर। तो टीचिंग का उद्देश्य क्या है, ये डिसाइड करने के लिए लेवल्स ऑफ टीचिंग बताई गई है कि भैया किस किस लेवल पे कौन कौन सी टीचिंग होगी और उसी लेवल पर उसके ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाए जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है बच्चा को ए फॉर एप्पल सिखाना, उसके लिए ऑब्जेक्टिव रख ले कि नहीं इसको साइंटिस्ट बना देंगे तुरंत, पॉसिबल तो नहीं है। उस समय का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि भैया इसको एबीसीडी सिखाएं, इसको रटवाएं, ठीक है। तो आओ क्या कह रहा है, एज सुन एज द लेवल ऑफ टीचिंग चेंजेस ऑब्जेक्टिव्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट्स आर आल्सो चेंजेस अकॉर्डिंगली। 100% अगर हम बच्चा को एबीसीडी सिखा रहे हैं तो हम उसको थोड़ी बोलेंगे कि उनको राइट ये लेटर लिख के दिखाओ, पॉसिबल तो नहीं है, नहीं। तो इसीलिए जिस लेवल की आपकी टीचिंग होगी, जिस लेवल का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, उसी लेवल का इवैल्यूएशन भी होगा। इवैल्यूएशन कहने का मतलब आप जो टेस्ट लेते हैं बच्चों का, उसको इवैल्यूएशन कहा जाता है, जजमेंट है ना, कि बच्चा कैसा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, ये उसकी इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन। अब देखो कह रहा है टीचर कैन प्रेजेंट कंटेंट एट 3 लेवल, 3 लेवल पे कंटेंट को प्रेजेंट किया जा सकता है, थॉटलेस से थॉटफुल सिचुएशंस तक। अब देखो 3 लेवल कौन कौन से बनाए गए हैं, आओ। पहला लेवल बोला गया मेमोरी लेवल, दूसरा लेवल बोला गया अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल क्या है, ध्यान से समझना, मेमोरी लेवल क्या होता है। मेमोरी लेवल वो लेवल होता है जहां बच्चों को बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वहां सिर्फ रट्टा मार चलता है कि रट्टा मारो याद करो, रट्टा मारो याद करो। टीचर ने बोल दिया 2 दुगुने 2 6, तो बच्चे मान लेंगे 2 गुने 2 6। अगर तुम घर जाके बोलोगे, बच्चा को पूछोगे, बोला था 2:2 तो 6, बोला अरे 4 होता है, नहीं मेरे मैडम से ने 6 बोला है, 6 ही होता है, ठीक है। ऐसी वाली टीचिंग मेमोरी लेवल टीचिंग होती है। तो देखो क्या कह रहा है, इट इज द फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग, जहां आपको सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती, फर्स्ट और थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग है। इट इज कंसर्न विद द मेमोरी और मेंटल एबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन द ऑल लिविंग बीइंग्स, ठीक है। तो ये कह रहा है वो उससे रिलेटेड है, जो उस मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है जो हर लिविंग बीइंग्स के दिमाग में होता है। टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज कंसीडर्ड टू बी द लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, सबसे लोवेस्ट लेवल टीचिंग की बात करें तो क्या होगा सर, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होगा। क्लियर है बात, को दिक्कत परेशानी तकलीफ तो मुझे बताओ। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल, बात सही है कि थिंकिंग की एबिलिटी क्या रोल प्ले करेगा, बताओ नर्सरी क्लास का बच्चा, केजी क्लास का 1 क्लास का बच्चा क्या ही सोचेगा, है ना। यहाँ पे क्या करेगा वो, स्टूडेंट ओनली क्रैम द फैक्ट्स, जो फैक्ट होगा उसको रट्टा मारेगा, है ना, बड़बड़ाएगा कि भैया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ऐसे इंफॉर्मेशन फार्मूलाज और लॉ दैट आर टॉट टू देम। तो जो उनको पढ़ाया जाएगा उसको याद करेगा, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे फार्मूला हो, चाहे लॉज हो, कोई चीज, वो उसको सिर्फ रट्टा मारेगा, ठीक है। द टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग सब्जेक्ट मैटर बाय रोट, ठीक, कुछ टीचिंग तो कुछ भी नहीं है इसमें, टीचिंग के क्या पढ़ाना है इसमें, लेकिन लर्निंग का मैटर क्या है कि उसको रट्टा मार के पढ़वाना पड़ेगा, तभी बच्चा सीखेगा। द रोल ऑफ टीचर इज प्रोमिनेंट, मतलब टीचर का रोल क्या है, प्रोमिनेंट है। दैट ऑफ द स्टूडेंट इज सेकेंडरी, यहाँ पे टीचर ही सब कुछ है, टीचर जो बताएगा बच्चा वही सीखेगा, टीचर उसको गलत बात बताएगा बच्चा गलत बात सीखेगा, टीचर अच्छी बात बताएगा अच्छी बात सीखेगा। क्लियर है बात जी। अब यहाँ टेस्ट कैसे होते हैं भैया, ऑरल टेस्ट होंगे, रिटन टेस्ट होंगे, ऐसा टाइप क्वेश्चंस होगा, बिकम द पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम, मतलब ये इवैल्यूएशन सिस्टम कहने का मतलब है एग्जाम कैसे होते हैं उसके। तो ऑरली बच्चे से पूछा बच्चा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पूछा जाएगा, रिटन टेस्ट भी होगा जब फाइनल एग्जाम होगा, और ऐसा टाइप भी टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ तीनों होंगे मेमोरी लेवल पे। अब चलते हैं, क्या कह रहा है, 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, लर्निंग, रिटेंशन एंड रिकॉलिंग। हाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लर्न, पहले सीखो, फिर रिटेन करो उसको दिमाग में, और फिर उसको रिकॉल करो, मतलब रट्टा मारो, यही वाला कॉन्सेप्ट यहां चलेगा। और इसके जो मेन ज्ञाता हैं जिन्होंने इस पे काम किया है वो कौन है, वो है जी हर्बर्ट। हर्बर्ट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ ये मेमोरी लेवल टीचिंग। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताइएगा। चलिए मेथड कौन सा यूज करते हैं, ड्रिल, रिव्यू एंड रिवीजन और आस्किंग क्वेश्चन। तो ये तो बेसिक चीज है यार, इसमें जब इतनी बात बताई दी है तो रिव्यू एंड रिवीजन का मतलब हुआ देखो और रिवाइज करो, देखो और रिवाइज करो। ड्रिल मशीन मतलब देखते हो घूमते जाता है सर्कल में ऐसे 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 ऐसे, क्यों, भैया पहले पढ़ेंगे फिर उसको दिमाग में रखेंगे और फिर उसको याद करेंगे, तो इसीलिए इसको ड्रिल एंड रिवीजन मेथड बोला गया। क्लियर बात जी। मेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अब देखो मेरिट्स क्या है कि भैया ये लोअर क्लास के स्टूडेंट के लिए तो उनको कोई बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ क्या करते हैं, रटते हैं।
द रोल ऑफ टीचर इज इंपॉर्टेंट इन दिस लेवल एंड ही इज फ्री टू मेक चॉइस सब्जेक्ट मैटर। ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे टीचर जो है अपनी मर्जी से पढ़ाता है, जो मन करता है उसको वो पढ़ाता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। द नॉलेज इज रिक्वायर्ड एट मेमोरी लेवल टीचिंग क्या है, फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ फ्यूचर। 100% बच्चा को जो बचपन में सिखाओगे वही चीज तो बड़ा होकर वो धीरे धीरे ग्रो करेगा और सीखेगा ना। तो वही कह रहा है व्हेन स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग इज रिक्वायर्ड, जब उसको जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की, तो उसके लिए बेस कहां से मिलता है, मेमोरी लेवल से। मेमोरी लेवल टीचिंग एक्ट्स एज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। देखो तीसरा स्टेप और दूसरा स्टेप के लिए पहला लेवल जाना पड़ेगा ना, पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तभी तो दूसरी और तीसरी चढ़ेंगे। तो वही कह रहा है कि मेमोरी लेवल क्या है, पहला आपका सीढ़ी है। दूसरा बात का डिमेरिट क्या, तो बोल रहा है दिस डज नॉट कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट कैपेबिलिटीज। यहाँ स्टूडेंट की डेवलपमेंट नहीं होता, यहाँ सिर्फ रट्टा मरवाते हैं। Since the level of student learns by rote, the knowledge gained does not prove helpful in real life situations and does not develop the talent of a student। ये भी बात बिल्कुल सही है। यहाँ क्या होता है, बच्चा लोग रट्टा मारता है, तो रट्टा मारेगा तो इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएगा रियल लाइफ सिचुएशन में, उसको अप्लाई नहीं कर पाएगा। क्या ही अप्लाई करेगा, नहीं, उसमें तो उसको दिमाग में भी नहीं रहता है बहुत ज्यादा, है ना। ये बात जो बोल देते हैं वो समझ लेता है। द इंटेलिजेंस डज नॉट कैरी एनी इंपॉर्टेंस इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग। यहाँ पे इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं है, यहाँ मोटिवेशन लैक कर जाता है। चलो अब दूसरा लेवल चले, आइए सर दूसरा लेवल की बात करें तो क्या है दूसरा लेवल, आइए देखते हैं। दूसरा लेवल जो है वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहां पे एक टीचर और बच्चे के बीच में वार्तालाप होती है, एक अच्छा वार्तालाप, जहां टीचर जो पढ़ा रहा होता है बच्चे उसको ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं, ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, हम उसको देखते हैं। उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझने पर उससे उनसे सवाल करके फिर से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। सो अंडरस्टैंडिंग इज समथिंग टू परसीव द मीनिंग, ग्रास्प द आइडिया एंड कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग। तो ये क्या है कि अगर आप किसी चीज को परसीव कर रहे हैं, ग्रास्प कर रहे हैं और कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। अगर in the field of education psychology the meaning of understanding can be classified as, अब देखो साइकोलॉजी के तौर पर देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग को तीन चीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट, कि क्या टोटल फैक्ट का क्या यूज है, सीइंग रिलेशनशिप और जनरलाइज इनसाइट। ये तीन वर्ड जहां दिख जाए ना, रिलेशनशिप की बात हो ठीक है अंडरस्टैंडिंग लेवल, बात हो टोटल यूज ऑफ फैक्ट्स का तो अंडरस्टैंडिंग लेवल, बात हो जनरलाइज्ड इनसाइट का तो अंडरस्टैंडिंग लेवल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए बता रहा हूं, ध्यान रखना। कह रहा है द लर्नर्स आर एंड रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रिहेंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू नो द मीनिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप। आ गया ना, आया कि नहीं आ गया, क्या कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को और उसके रिलेशनशिप्स को क्या करना, जानना, ठीक है। ये बात है अंडरस्टैंडिंग में। एंड अप्लाई द फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, यहीं पे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। अब आज मेरिट्स देखें, कुछ कुछ मेरिट्स होंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल के। इस लेवल पे स्टूडेंट मेक यूज ऑफ देयर थिंकिंग एबिलिटीज। यहाँ ये एक ऐसा लेवल है जहां पे स्टूडेंट अपनी थिंकिंग एबिलिटीज को यूज करते हैं। नॉलेज एक्वायर्ड दैट दिस लेवल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, ये भी बात सही है, इस लेवल पर नॉलेज मिलेगा तो आप ये नॉलेज को यूज कहां कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल पर। Here the teacher presents the subject matter before the students and organized in sequential form. The new knowledge acquired is related to the previously acquired knowledge. 110%। यहाँ क्या बोल रहा है कि इस लेवल पर टीचर क्या करता है, अपने कंटेंट को इस प्रकार प्रेजेंट करता है कि जो बच्चे को प्रीवियसली पता है उससे वो कोरिलेट कर पाए, है ना। अगर मुझे ए पता है बी पता है तो टीचर सी बताता है क्योंकि ए बी के बाद सी आता है, तो ऐसे कोरिलेट करता है। Here the students do not learn by rote, यहाँ रटने से काम नहीं चलता है, they learn understanding the facts and information and their use and purpose। तो यहाँ क्या करते हैं, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को और उसके यूज और पर्पस को समझते हैं, कौन, स्टूडेंट। डिमेरिट क्या है, the teaching at this level subject centered, there is no interaction between teacher and student at this level। तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है। This type of teaching is mastery emphasized। mastery emphasized मतलब भाई साहब टीचर को पूरा मास्टर होना पड़ेगा तभी इस लेवल पर टीचिंग वो करा पाएंगे। तीसरा लेवल टीचिंग जो है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग वो टीचिंग हुआ जहां पे एक स्टूडेंट पूरी तरीके से फ्री है कुछ भी करने के लिए, जब उसको जरूरत पड़ेगी गाइड की तो वो टीचर क्या करेगा, उसको गाइड करेगा। इट इज ओनली नोन एज पीएचडी लेवल, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल।
कह रहा है रिफ्लेक्टिव ऑन समथिंग मींस गिविंग केयरफुल थॉट टू समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देख लो, एक पीरियड में केयरफुल थॉट देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्ट करना चाहिए एक्चुअली। इट आल्सो मींस द थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में डीप में सोचना, दैट मींस पीएचडी। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसीडर्ड टू बी द हाईएस्ट लेवल व्हिच टीचिंग इज कैरिड आउट। तो रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कंसीडर करता है। इट इज हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल, क्या है, सबसे ज्यादा थॉटफुल है और यूजफुल है, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है और यहाँ प्रैक्टिकली आपको इसको यूज कर सकते हैं। A student can attain this level only after going through a memory or understanding level। तो सीधी सी बात है ना बचवा, अगर बच्चा से बड़ा हो गए, फिर बड़ा सा 12th क्लास में आओगे, ग्रेजुएशन करोगे, तभी तो पीएचडी लेवल तक जाओगे। तो भाई साहब दोनों लेवल तो पार करना पड़ेगा, मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। तो कह रहा है क्या, टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल इन्वेस्ट द स्टूडेंट टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम। ये 100% बात सही है कि आप इंट्रोस्पेक्टिव लेवल पे, रिफ्लेक्टिव लेवल पे रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हो। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। एट दिस लेवल स्टूडेंट इज मेड टू फेस रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। द स्टूडेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड यूजिंग हिज क्रिटिकल एबिलिटीज सक्सीड्स इन द सॉल्व। सेम बात बोल रहा है कि यहाँ इस लेवल पे ना स्टूडेंट इतना बड़ा हो जाता है, इतना समझदार हो जाता है कि वो रियल प्रॉब्लम को फेस करने लायक हो जाता है और उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने लायक भी वो हो जाता है। उसके लिए वो क्रिटिकल एबिलिटीज, क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करता है। ठीक है जी सर। चलिए, द रोल ऑफ टीचर एट दिस लेवल इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब जब जरूरत हुआ तब यूज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ही डज नॉट फोर्स ऑन नॉलेज ऑन स्टूडेंट्स बट डेवलप देयर टैलेंट एंड कैपेबिलिटीज। बात समझ में आ रहा है। द रोल ऑफ स्टूडेंट इज क्वाइट एक्टिव, ज्यादा एक्टिव है यहाँ पे इसका स्टूडेंट का रोल। चलो अब चले मेरिट में क्या क्या चीजें बोला देखें। आइए सर, कह रहा है टीचिंग का लेवल जो है नॉट टीचर सेंटर्ड है बल्कि ये लर्नर सेंटर्ड है। लर्नर सेंटर्ड मतलब जहां स्टूडेंट का रोल ज्यादा है, टीचर को रोल कम है। देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड द टॉट एट रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। 100% इंटरेक्शन ज्यादा होगा ही होगा, है ना। एट दिस लेवल टीचिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर द हायर क्लास, हायर क्लास के लिए। और इस लेवल पे हाईली थॉटफुल और यूजफुल देन द टीचिंग मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल से ज्यादा थॉटफुल है, ज्यादा सोचता है लोग, ज्यादा यूजफुल है। चलो अगर हम डिमेरिट्स की बात करें तो नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, बच्चे लोग के लिए नहीं है, ये बड़े लोग के लिए। और इस लेवल पर स्टडी मटेरियल का ना ही ऑर्गेनाइज होता है नॉर प्लान्ड होता है, ये अपने मन से काम करते हैं। आ जाओ ये चार्ट को देखो, बड़ा मजा आएगा इस चार्ट से समझने में। देखो इस लेवल को ना ऑथोरिटेरियन लेवल भी कहते हैं, क्योंकि अथॉरिटी किसके हाथ में होती है, टीचर के हाथ में, मेमोरी लेवल पे। क्यों, क्योंकि टीचर जो कहेगा बच्चा वही मानेगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेमोक्रेटिक लेवल कहते हैं और इसको लेजेस फेयर लेवल कहते हैं, मतलब फ्री मार्केट वाला। ये थॉटलेस टीचिंग है, ये थॉटफुल टीचिंग है और ये हाईली थॉटफुल है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जैसे पर टीचर बोलेगा बच्चा जवाब देगा। मेमोरी प्लस इंसाइट्स, और ये ओपन और इंडिपेंडेंट क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात करता है। हर्बर्ट दिया है इसको, मॉरिसन और इसको हंट दिया है। ठीक है, वट एवर टीचर टीच स्टूडेंट एक्सेप्ट करेगा। मेमोरी लेवल पर जो भी टीचर पढ़ाएगा बच्चा उसको एक्सेप्ट करेगा। और अगर बात करें अंडरस्टैंडिंग लेवल की तो टीचर एक्सप्लेन करेगा कॉन्सेप्ट्स को और स्टूडेंट उसको समझेगा। हाउ रिफ्लेक्टिव लेवल में टीचर का रोल क्या है, मिनिमम है, स्टूडेंट क्या है, एक्टिव रोल प्ले करेगा। ऑरल, रिटर्न और ऐसे टाइप इवैल्यूएशन होगा, ये ऐसे और ऑब्जेक्टिव टाइप इवैल्यूएशन होगा। और यहाँ पे ऐसे टाइप एप्टीट्यूड टेस्ट और बिलीफ टेस्ट सब कुछ होगा। यहाँ रोट ऑफ फैक्ट्स की बात करी जा रही है कि भाई रटो और उस फैक्ट्स को रटो। यहाँ कंसेप्चुअलाइज या यूज ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स को यूज करो या कंसेप्ट्स को यूज करो। और यहाँ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स या फैक्ट्स की बात की जा रही है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताया जाए नहीं सर। चलिए ये तो हो गया क्या सर, ये तो हो गया आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग। अगर हम बात करें फेजेज ऑफ टीचिंग की, क्या बात कर रहे हैं, फेजेज ऑफ टीचिंग, तो 3 फेज बांटा गया है। यहां भी 3 फेज है टीचिंग का। क्या, प्री एक्टिव फेज जिसको हम लोग प्लानिंग स्टेज बोलते हैं। दूसरा इंटरेक्टिव फेज जब हम क्लास में एंटर करते हैं। और तो तीसरा फेज क्या है, पोस्ट एक्टिव, क्लास के जाने के बाद वाला फेज। देखो आप ध्यान से समझो, आप किसी ना किसी टीचर से पढ़े होगे क्लास में, तो टीचर जब आता है पढ़ाने के लिए तो 3 तरीके से, कैसे कैसे आएगा आप सोचो। जब वो आपको पढ़ाने के लिए आएगा तो पहले वो घर में तैयारी करेगा, है ना, कि आपको क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है। ठीक, अब जब वो घर में तैयारी करेगा उसको बोलेंगे प्लानिंग स्टेज। जैसे वो क्लास में एंटर करेगा वो आपको पढ़ाना शुरू करेगा, पढ़ाएगा, और तो इसको बोलेंगे इंटरैक्टिव स्टेज, जिसको इंप्लीमेंटेशन स्टेज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इंप्लीमेंटेशन, जहां टीचर आके पढ़ाना शुरू करता है। और तीसरा, जब टीचर पढ़ा के चल जाएगा
तो तीसरा स्टेज बच जाता है पोस्ट एक्टिव फेज, जिसको हम लोग इवैल्यूएशन स्टेज बोलते हैं, जहां पे ये देखेगा कि टीचर ये देखेगा कि बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ उसको समझ में आया या नहीं आया। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताया जाए। नहीं सर, क्या दिक्कत होगा? नहीं, आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क। क्या कह रहा है? कॉम्प्लेक्स टास्क है। फॉर परफॉर्मिंग दिस टास्क, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए सिस्टमैटिक प्लानिंग इज नीडेड। बिल्कुल सही बात है, टीचिंग इतना आसान भी नहीं है, बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो वही कह रहा है प्लानिंग जरूरी है इसके लिए। किसके लिए? इस काम को परफॉर्म करने के लिए। सो टीचिंग इज टू बी कंसीडर्ड इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्टेप्स, इन द डिफरेंट स्टेप्स कॉन्स्टिट्यूट द प्रोसेस आर कॉल्ड फेजेस ऑफ टीचिंग। तो वही जो प्लानिंग के लिए या फिर अलग अलग स्टेप्स बनाए गए हैं, प्रोसेस बनाए गए हैं टीचिंग के लिए, उसको फेजेस ऑफ टीचिंग कहा गया, ठीक है। तो जैक्सन थिंक्स, जैक्सन सोचते हैं, जैक्सन एक अच्छे राइटर, क्या बोल रहे हैं? इफ वी आर टू ऑब्टेन ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टीचिंग एक्टिविटी, वी मस्ट कंसीडर व्हाट द टीचर डज बिफोर एंड आफ्टर हिज रेगुलर टीचिंग इन द क्लास। जैक्सन डिवाइड्स द टीचिंग एक्ट इनटू 3 फेज। तो जैक्सन ने कहा कि भैया जब हम टीचर की बात करते हैं कि एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दें टीचिंग एक्टिविटी का, टीचर क्या करता है, कैसे करता है, तो उसको 3 भाग में डिपाना चाहिए। क्या? एक क्लास से पहले क्या करता है, क्लास के बाद क्या करता है और क्लास के दौरान क्या करता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने 3 फेज में बांटा। ये 3 फेज है। क्या? प्रीएक्टिव फेज, इसको प्लानिंग स्टेज बोलेंगे, इंटरेक्टिव फेज इंप्लीमेंटेशन स्टेज बोलेंगे, और तीसरा है पोस्ट एक्टिव फेज, जिसको हम लोग इवैल्यूएशन स्टेज बोलेंगे। अगर प्री एक्टिव फेज की बात करें तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है इज द स्टेज ऑफ प्लानिंग फॉर टीचिंग दैट अ टीचर प्लान बिफोर गोइंग टू द क्लासरूम डील विद द स्टूडेंट्स टू टीच। क्लास में जाने से पहले वाला टीचिंग, ठीक है, जहां पे टीचर को जाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, तो उससे पहले सोचना पड़ेगा ना कि क्या पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं। बिफोर एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग टीचर हैज टू परफॉर्म मेनी टास्क। बिल्कुल बात सही है कि क्लासरूम टीचिंग से पहले टीचर को बहुत सारा काम करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है क्या बच्चे पढ़ेंगे, कौन सा चीज पढ़ाएं जिसमें उसको समझ में आ जाए, कुछ एग्जाम में आना, ये सारी बातें देखते हैं जी। तो दीज टास्क इंक्लूड सच ए प्रिपेयरिंग लेसन प्लान, क्या पढ़ाएंगे, अरेंजिंग फर्नीचर, फर्नीचर को अरेंज करो, इक्विपमेंट को, क्लास में फर्नीचर इक्विपमेंट को अरेंज करो, मैनिंग पेपर्स, स्टडिंग टेस्ट रिपोर्ट्स, reading sections of textbooks, thinking about the aberrant behavior of particular student, and these activities are crucial to teacher performance during the regular teaching lesson। तो पहला स्टेज क्या है? प्रीएक्टिव फेज में ये सारी बातों का ध्यान रखना है कि भैया क्लासरूम कैसे होगा, क्लासरूम में क्या पढ़ाएंगे, क्या टेस्ट लेंगे, ये सारा चीज पहले ध्यान में इसको रखना पड़ता है। चलिए, प्रीएक्टिव बिहेवियर इज मोर और लेस डिलिबरेटिव, है ना। प्रीएक्टिव फेज क्या है? डिलिबरेट नहीं है, बहुत कम है। द टीचर एट दिस स्टेज हाइपोथेसाइज अबाउट द पॉसिबल आउटकम, टीचर इस बारे में सोचता है, हाइपोथेसिस करता है, जम्पशन लगाता है कि हम जो पढ़ाएंगे उसका रिएक्शन क्या होगा। एंड द टीचर डिसाइड व्हाट द टेक्स्ट बुक यूज, और टीचर ये डिसाइड करता है कि कौन सा टेक्स्ट बुक को यूज करना है, कैसे चिल्ड्रन को हमको रीडिंग कराना है, कैसे नोटिफाई करना है स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को कैसे बताना है उसके परफॉर्मेंस के बारे में, ये सारी बातें, ठीक है। द फॉलोइंग, आप देखो क्या क्या सब स्टेजेस आते हैं, ये ध्यान दो। सबसे पहले गोल्स, फिक्सेशन ऑफ गोल्स की बात होती है। फिक्सेशन गोल्स मतलब भाई साहब बच्चे जो हैं वो क्या आप क्या चीज पढ़ेंगे, तो इसका गोल डिसाइड करोगे ना कि भैया आपको ये पढ़ाना है और ये चीज उसमें बदलाव लेके आना है। डिसीजन मेकिंग अबाउट सब्जेक्ट मैटर, भाई साहब कौन सा सब्जेक्ट मैटर पढ़ेंगे, ये भी बात कौन ध्यान देता है, ये भी टीचर देता है। अरेंजिंग और सिक्वेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन, भाई साहब सीक्वेंस में करना मतलब एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ाना ताकि इजीली समझ में आए बच्चों को। ऐसा नहीं है कि पहला टॉपिक यहां से उठा रहे दूसरा कहीं और से उठा रहे। डिसीजन मेकिंग अबाउट द स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, टीचिंग किस तरह से पढ़ाएंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे, उसकी भी स्ट्रेटजी बनाना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज, कि भाई साहब टीचिंग की स्ट्रेटजी क्या होगी, है ना। क्या करा इन दिस स्टेज द टीचर विल डिसाइड हाउ एंड व्हेन विल मेक यूज ऑफ व्हिच मेथड स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द क्लासरूम टीचिंग। तो बोला क्लासरूम टीचिंग में कौन सा मेथड यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही कर लेता है। अब दूसरा फेज है जो इंटरेक्टिव फेज, कौन सा फेज है जी? इंटरेक्टिव फेज। अगर इंटरेक्टिव फेज की बात करें तो वो ये फेज है जहां टीचर को अपना परफॉर्मेंस देना पड़ता है, मतलब एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग की बात कर रहा है। एट दिस स्टेज द टीचर यूजेस अ नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज अचीविंग द गोल्स ऑलरेडी सेट, जो उन्होंने पहले प्लान किया है उसको यहां परफॉर्म करता है ना, ये बात ध्यान में रखा। इन द इंटरेक्टिव सेटिंग द बिहेवियर ऑफ द टीचर इज मोर और लेस स्पॉन्टेनियस, क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। जो टीचर का बिहेवियर स्पॉन्टेनियस होगा ना,
अब बच्चे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उस बेसिस पर हमको वहां पे देखना पड़ेगा। हम सोच के कुछ और आए थे लेकिन हो कुछ और रहा है। रिसर्च सजेस्ट दैट द थिंग्स हैपेंस क्विकली ड्यूरिंग द टीचिंग सेशन। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्री टीचर में चेंज द फोकस ऑफ हिज कंसर्न में 1000 टाइम्स डेली amid all the hustle and bustle of teacher often can little time to think। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि क्लास में अभी हम पूरा मूड लेके गए थे बच्चों को पढ़ाएंगे, अब बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है, तो उस जगह पे आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, क्या तुरंत क्विक डिसीजन लेंगे जिससे बच्चों का पढ़ने का मूड आ जाए, उसको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। Many teachers tries to devote some time alone with the individual student, but the teacher-student dialogue is usually public rather than private. But the teacher-student dialogue private. When a teacher is alone with a student, he has not faced that problem of control and management that frequently absorbs a major portion of his energy in group setting। तो भाई साहब ये सीधा सीधी बोल रहा है कि एक टीचर एक स्टूडेंट से इंडिविजुअली भी बात कर सकता है, लेकिन जो ग्रुप में बातें होती है वो अकेले नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है इंटरेक्टिव स्टेज में टीचिंग क्या क्या करते हैं। देखो, परसेप्शन मतलब अपनी थॉट बना लेना कि भाई टीचर ऐसा है वैसा है। कह रहा इंटरेक्शन प्रोसेस डिमांड्स एप्रोप्रिएट परसेप्शन ऑफ द पार्ट ऑफ टीचर एज वेल एज स्टूडेंट विद रिगार्ड टू क्लासरूम एलिमेंट। डायग्नोज करना क्या कि कौन सा बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है, कैसे उसको किस चीज की जरूरत है। रिएक्शन प्रोसेस क्या है, रिएक्शन कि भैया स्टूडेंट रिएक्ट कैसे कर रहा है, इसकी बात भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। क्लियर है बात? जी सर। चलिए पोस्ट एक्टिव फेज की बात करें। जी सर, पोस्ट एक्टिव फेज क्या है? पोस्ट एक्टिव स्टेज है मतलब क्लास के बाद का स्टेज, जब हम इवैल्यूएशन करते हैं कि जो हमने पढ़ाया वो बच्चा समझा या नहीं समझा। ठीक है, देखो क्या कर रहा है पोस्ट एक्टिव फेज। Concerning evaluation provide necessary feedback to the teacher and the students and bringing desirable improvement in their performance। तो उनके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट कैसे आएगा उसकी बात करता है कि आया या नहीं आया, हमने पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया। इट इज रिलेटेड टू बोथ टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग दोनों से रिलेटेड है। टीचर एनालाइज व्हाट एक्सटेंट द स्टूडेंट्स हैव ग्रास्प्ड एंड द मटेरियल प्रेजेंटेड टू देम। जो मटेरियल प्रेजेंट किया गया है वो सही है या नहीं है और स्टूडेंट उसको ग्रास्प किया या नहीं है, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। चलिए कह रहा फॉलोइंग ऑपरेशंस आर इन्वॉल्व्ड एट पोस्ट एक्टिव स्टेज। क्या क्या ऑपरेशन किया जाता है? डेफिनेशन द एग्जैक्ट डिसीजंस ऑफ द बिहेवियरल चेंजेस। मोटा द टीचर इवैल्यूएट एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस विद द एक्चुअल बिहेवियर चेंजेस ड्यूरिंग टीचिंग। तो टीचर देखता है कि क्या मैंने जो सोचा था आपके प्री प्लानिंग फेज में, ठीक है, जो फर्स्ट फेज था उसमें मैंने जो सोचा था क्या बच्चे में उतना बदलाव आया या नहीं आया। अगर उतना बदलाव आ गया तो मेरी टीचिंग सफल हो गई, नहीं हुआ तो फिर भाई उसको चेंज करने की जरूरत है। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस। भाई साहब जो हमने टेस्टिंग डिवाइस सोचा था क्या वो टेस्टिंग का टेक्निक सही है, मतलब इट मींस कि जो मैंने पढ़ाने का तरीका था, जो जिस मेथड को हम यूज कर रहे थे वो सही है या गलत है। अगर वो चीज समझ में आ गई तो मेथड सही है, अगर वो चीज समझ में बच्चों को नहीं आई तो मेथड गलत है। चेंजिंग एंड इंप्रूविंग द स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर ये भी इवैल्यूएट करता है कि अगर मेरा स्ट्रेटजी सही है तो बच्चे को सब समझ में आ गया होगा, और अगर स्ट्रेटजी गलत रहा तो भैया हमको इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो मुझे बताओ, नहीं है ना? तो ये लेवल्स ऑफ टीचिंग था और स्ट्रेटजी क्या बोलते हैं इसको, फेजेस ऑफ टीचिंग था। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्लास में आपको पूछा जाएगा, एक एक टर्म्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।